हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी, यहीं से शुरू करिए आप नतीजों के बाद आज आप पहली बार आए हैं मेरे शो पर, और आप भी काफी कॉन्फिडेंट थे कि नहीं ये तो 325 350 भी जा सकता है। क्या हो गया, कहां हम गलत हो गए सबके सब, सारे एग्जिट पोल और विश्लेषक? देखिए माना जी, इसमें कोई स्वीकार करने में जरा सा भी संकोच मुझे नहीं है कि मेरा जो अनुमान था वो गलत साबित, और लगभग सभी चुनावों में आप ही चैनल पे मैं बोलता था सही साबित हुआ, आज गलत साबित हुआ। तो इसको भी मुझे आवाज मुझे पलट के आ रही। हाँ, एको बंद करवा रहा हूं मैं। हाँ वो जरा सा नहीं तो एकदम तो, क्योंकि अभी भी ठीक नहीं हुआ। एको ठीक करिए, कंट्रोल रूम से कह रहा हूं अपने। हाँ, आप देखिए, चेक करिए, अब बोलिए। हाँ, तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं कि मैं सबसे पहले तो स्वीकार करता हूं कि मेरा इस चुनाव का जो अनुमान था वो जो पूरे नंबर का था वो गलत साबित हुआ। लेकिन मानक जी, जो एग्जिट पोल की दिशा थी या जो हम कह रहे थे वो लगभग 100% सही साबित। अगर 100% सही साबित नहीं होता तो 14 राज्यों में कांग्रेस पार्टी शून्य पे जाती क्या? अगर 100% सही साबित नहीं होता तो दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात में सिर्फ एक सीट, राजस्थान में थोड़ी सीटें, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, और सब छोड़िए, बहुत से लोग प्रतीक की बात कर रहे हैं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कि भगवान राम की नगरी अयोध्या में हार गए, रामेश्वर में भी, जगन्नाथपुरी आ गया, अरे चित्रकूट भी, की बात नहीं है। आप भारतीय राजनीति के इस बदले हुए कालखंड ठीक से पहचानना जरूरी है, और जब आप इसको ठीक से पहचानेंगे तब समझ में आएगा कि जो हम लोग कह रहे थे या जो एग्जिट पोल कह रहे थे कोई गलत नहीं। उत्तर प्रदेश में आप ही के चैनल पर मैंने कई बार कहा, ये मुझे लगता था कि उससे वो पार पा जाएंगे। मुझे लगता था कि खराब कैंडिडेट सिलेक्शन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर जीत जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं जीत सकी, इसलिए वो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, जिस राज्य में मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस हार गई, उसके बाद फिर से 29 की 29 सीटें हार गई। आपको लगता है कि पार्टी लड़ रही है? आपको लगता है कि कोई वो काम कर रहे हैं? नहीं, 400 वाला हर्षवर्धन जी, एक सेकंड। और नहीं, मुझे पूरी बात करनी है। अरे पूरी बात तो आप 400 पार बोलते थे। हाँ। जब आप कहते हैं कि क्या ये सरकार बनी, बिल्कुल सरकार नंबर होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में हम क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट, यही हमारी डेमोक्रेसी। भारतीय जनता पार्टी प्री पोल अलायंस में अगर 293 पर खड़ी है, और जवाहरलाल नेहरू के बाद इस देश में नरेंद्र मोदी पहले नेता हो गए, और देखिए ये चुनाव कैसे कैसे लड़ा गया है, किस किस झूठ पर। आज के विपक्षी पार्टियों के सारे नेता आपके चैनल पर पहले सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे जो झूठ बोल रहे थे। बीजेपी ने, ईवीएम गलत है, बीजेपी ने झूठ बोला हमेशा। इनको माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी को में डालने की जो कोशिश थी, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मांगनी चाहिए बीजेपी को, जो देश के साथ अन्याय किया 10 साल तक। अरविंद जी दुखी मांगनी चाहिए। अच्छा हर्षवर्धन जी, अब मेरा सवाल, ओके, और बड़ा बुनियादी, बड़ा बेसिक सवाल है मेरा। जब मैं आपसे ये कहता हूं कि प्रिडिक्शन गलत हो गया, आप कहते हैं मैं मानता हूं, मेरा भी प्रिडिक्शन गलत हुआ, मैंने भी किया था, सारे एग्जिट पोल सबने कहा, और अनकंडीशनली उन्होंने कहा कि भाई गलत हो गया और हम नई जनता का मूड भाप पाए। लेकिन आप अभी भी इसको, कांग्रेस की सीटें 99 हो गई, इंडिया गठबंधन बताइए 238 240 तक आ गया। अभी भी आप इसको इंडिया गठबंधन की बढ़त के तौर पर क्यों नहीं देखते? मजबूत विपक्ष हुआ है, इस तरह क्यों नहीं देखते? आप सिर्फ इसको ऐसे क्यों देखते हैं कि नहीं 100% आप सही हो गए उन राज्यों में जहां पर आप कह रहे थे कि बीजेपी जीत जाएगी? जी, वो बीजेपी के सपोर्टर है। नहीं, बोलने दीजिए। नहीं, पर्सनल मत करिए, बोलने दीजिए। पर्सनल नहीं, मैं सही बोल रहा हूं। नहीं, बोलने दीजिए। अच्छा बताइए, कभी भी हमारी तारीफ करते आपने सुना? कभी भी कई बार करते, नहीं करते, पूरा लास्ट में वहीं घूम फिर के आ गए कि भारतीय जनता पार्टी। अब बोलने तो दीजिए, बोलिए हर्षवर्धन जी, बोलिए, आपकी बारी। नहीं, देखिए मानक जी, मुश्किल क्या है ना
इस देश में विपक्ष ने तमाशा खड़ा करके देश के लोगों को भ्रमित करके जो कुछ भी किया है, अगर वो यही करते रहे तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, हम लोग मिलेंगे, कहीं जाने वाले थोड़ी ना है। फिर मैं बता रहा हूं कि इनके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। अच्छा, आज की तारीख में इस बात की समीक्षा करिए ना, और मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत पर नहीं है, उनके लिए चिंता की वजह है, लेकिन क्या दुनिया भर से जिस तरह का प्रोपेगेंडा चला और जो जो कुछ हुआ है, जिस तरह से जो विदेशी ताकतें रही, जो इंटरनेशनल फोर्सेज लगी, जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया गया, और जो सबसे बड़ा क्या बोल रहे हो? तो विदेशी ताकतें लग गई और सरकार देखती रह गई? कमाल की बात कर रहे हो आप। सरकार की नहीं, आप बोलिए कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेलियर थी, विदेशी ताकतें लगी रही और सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो गया। अरे भाई की बात करते हैं भाई, विदेशी ताकतें लगी रही। एक मिनट, वो सिर्फ एक रीजन बता रहे हैं उनके रीजन। हिसाब अच्छा, से। कौन सी विदेशी ताकतें बताइए ना, मैं झूठ बोल रहे हैं, कौन सी विदेशी ताकतें पूछ लीजिए ना, कि नेशनल टीवी पे बैठे हैं, बताइए देश की जनता को कौन सी। अच्छा बोलिए हर्षवर्धन जी, बोलिए, बताइए कौन सी विदेशी ताकतें थी, जरा बताइए, बोलिए विदेशी ताकतें बताइए। कह रहा हूं ना कि ये कोई हमारी रिपोर्ट नहीं है ना, आप ताकत बताइए ना। अरे बोले, एआई कंपनी चलाने वाली चैट जीपीटी की रिपोर्ट है कि भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया को मैनिपुलेट किया गया। बताइए ना किसने किया, बताइए, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। चलिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। कमाल की बात करें, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं यार, हिंदुस्तान है ये। बोलने दीजिए। भदौरिया, हाँ, लठबाजी क्यों करते हो? लठबाजी क्यों? आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, हिंदुस्तान हम सबका है, और हिंदुस्तान पर विदेशी ताकतें चला देंगे और हम देखते रह जाएंगे। अनुराग, नहीं सुनिए ना, नहीं, पॉइंट सिर्फ इतना सा है, एक एक बार अगर अपनी अपनी बारी पर बोलेंगे ना, दर्शक समझ पाए। नहीं हैकल मत करिए, हैकल करने से क्या होता है ना, वो भी नहीं बोल पाएंगे, आप भी नहीं, हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। हर्षवर्धन जी बात पूरी करिए जल्दी अपनी। देखिए मेरी बात तो पूरी नहीं होने दी, लेकिन यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है। अच्छा ठीक, अभी जीते हैं, उसके बाद 37 सीट जीत गए, उसकी इनको बधाई। लेकिन ये जो चरित्र दिखा रहे हैं ना, इसी चरित्र से ऊब कर जनता ने इनको 5%, इसी चरित्र से ऊब के हरा दिया बीजेपी को, कि झूठ बोलते हैं, विदेशी ताकतें बोल। चलिए ओके, छोड़िए अभय दुबे, छोड़िए अभय दुबे और संजू वर्मा। पहले अभय दुबे बोलिए। मानक जी देखिए, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बजरंग बली जी को कहा कि जैसा कर्नाटका में सोटा घुमा कर दिया था, देव घुमा कर। अयोध्या हुए, सीतापुर हारे, रामेश्वरम हारे, स्वयं बाबा विश्वनाथ के धाम में प्रधानमंत्री जी 3 घंटे तक पीछे रहे। ऐसा किसी प्रधानमंत्री के साथ आज तक नहीं हुआ। 3 घंटे काशी विश्वनाथ की जनता ने हमारे केएल शर्मा साहब से भी कम मतों से जीते, जो अमेठी में केएल शर्मा जीते हैं। इसका संकेत और संदेश क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने जो घृणा और वैमनस्य का वातावरण पैदा किया था, भगवान उससे प्रसन्न नहीं थे। चारों शंकराचार्यों को याद कीजिए, क्या कहा था उन्होंने कि ये अनिष्ट के संकेत है, पौष के मास में आप मंदिर का उद्घाटन सत्ता की भूख मिटाने के लिए मत कीजिए। नहीं माने तो कहा था उन्होंने, पाप और श्राप का भागी होना पड़ेगा। हुए वो। ओके संजू वर्मा, आपकी बारी है, बोलिए। संजू वर्मा बोलिए। मानक जी, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने भी इस बात पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। आपने देखा बीजेपी के किसी नेता ने कहा हो कि ईवीएम फॉल्टी है, ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया? कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या डीएमके के एमके स्टालिन हो, आप सबको अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बार बार कहते रहे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, गणतंत्र खतरे में है, ईवीएम को बीजेपी मैनिपुलेट कर रही है। यदि थोड़ी शर्म, लाज, हया बची हो तो पहले माफी मांगिए। डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, नहीं तो आपको 99 सीटें नहीं मिलती। ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, नहीं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 80 में से 36 सीटें नहीं मिलती। तो इसलिए यहां बैठकर आप ये जो बार बार डेमोक्रेसी को डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं, माफी मांगिए। और अभी एक चुप रहिए, मैंने आपको मौका नहीं। किस बात पर कांग्रेस इतना उछल रही है? 14 स्टेट्स में, 14 राज्यों में आपको शून्य मिला है। हिंदी हार्टलैंड मध्य प्रदेश में कांग्रेस का स्कोर कितना रहा? 0। दिल्ली में 0, अरुणाचल प्रदेश में 0, त्रिपुरा में 0, उत्तराखंड में 0, हिमाचल प्रदेश में 0, ओडिशा में मात्र 1 सीट, वेस्ट बंगाल में मात्र 1 सीट। इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद यदि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, जयराम रमेश और उनके नुमाइंदे अपनी पीठ
थपथपाना चाहते हैं तो गुड लक टू यू। अबे दुबे 30 सेकेंड्स, होता है अबे दुबे 30 सेकेंड्स, बार इधर है, मानक जी, आपका बार इधर है। अबे दुबे 30 सेकेंड्स। 2019 में जब मोदी जी का महिमा मंडन कर रहे थे, 11 राज्यों में जीरो थी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी जब चरम पर थी तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमारे सारे सांसद हुआ करते थे। अब वो देश ने भ्रम तोड़ दिया। किसानों की आमदनी में मोदी जी जीरो, युवाओं के रोजगार में मोदी जी जीरो। अरे अभी तो अरे अबे दुबे अभी तो जनादेश आया है। ये मुद्दे आप जो पहले से उठा रहे थे, अभी कुछ टाइम तो रुकिए, हनीमून पीरियड तो मनाने दीजिए। मलूक नागर साहब, विपक्ष में बैठेगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार कल शपथ ग्रहण कर रहे हैं। 2 दिन बाद बात करेंगे, 100 दिन बाद। तो आप नकार नहीं सकते। ओके मलूक नागर, गठबंधन विपक्ष। ओके मलूक नागर, मलूक भाई मुझे जरा ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बारे में बताइए। क्या लग रहा है आपको, इस बार सरकार की सूरत कितनी बदली होगी? आपको तो एक्सपीरियंस है ना, कई सरकारें आपने बनती देखी हैं, करीब से देखी हैं। जी देखिए, एक तो चीज अच्छी है कि जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र, संविधान खतरे में जो झूठ सच अफवाह फैला रहे थे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग, तो अब तो ये क्लियर हो गए कि बिल्कुल ये गलत गुमराह कर रहे थे लोगों को। और देश के लिए अगर विपक्ष मजबूत हो तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है, चर्चाएं होंगी। मोदी जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, मोदी जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ हर प्लेटफॉर्म पे अभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आने वाले 5 सालों में मजा आएगा। इनमें कितना दम है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में, ये परफॉर्म कैसे क्या कर पाएंगे पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जो होगा बढ़िया तरीके से डिस्कशन होगा। पिछली बार 17वें लोकसभा में पिछले 3 सेशन, मानक जी आप तो बिल्कुल एकदम सब चीजें समझते हैं, 3 सेशन भेंट चढ़ गए कि किसने नहीं चलने दी, आरोप प्रत्यारोप, आरोप पर प्रत्यारोप, और 2 साल के करीब कोरोना में वेस्ट हो गए थे। तो अब की बार विपक्ष भी मजबूत है, अब की बार प्रधानमंत्री जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैं। देश की संसद में बढ़िया माहौल होगा, हर्षवर्धन त्रिपाठी, देश बढ़िया तरक्की की तरफ जाएगा। उसके बाद आ रहा हूं नवल, हर्षवर्धन त्रिपाठी क्या कहना चाह रहे हैं? हर्षवर्धन जी बोलिए। देखिए मानक जी, सबसे पहले तो ये कि अच्छा रहेगा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट स्वीकार लें, क्योंकि अभी तक किसी भी जिम्मेदारी भरे पद पर वो रह नहीं पाते हैं। चुनाव हारे थे 19 में तो भाग खड़े हुए थे, बड़ा लंबा समय लगा था कांग्रेसियों को मनाने में। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि 99 सीट पाकर जैसे वो बिगड़ैल और बददिमाग हुए हैं, जो उन्होंने एक पत्रकार के साथ जो बदतमीजी की थी, वो करने वाला काम न करें और देश के लोकतंत्र को बेहतर करें, यह भी उम्मीद मैं करूं। ओके हर्षवर्धन जी, एक कमेंट और, ये सरकार की इस बार सूरत कैसी बदली होगी? आपको लग रहा है जो 4, 5, 6 बड़े मंत्रालय हैं वो बीजेपी रिटेन करेगी और पुराने वाले चेहरे रिपीट करेगी, लगता है आपको? देखिए मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा भ्रम नहीं दिखता, और पहले जो गुंजाइश थी उसको सेंट्रल हॉल में जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बोला है, उससे स्पष्ट हो गया है कि बहुत सी चीजें नरेंद्र मोदी और नायडू और नीतीश के बीच में तय हो चुकी हैं। शायद वही वजह है कि उनकी जो डिमांड होगी भी वो अपने अपने राज्यों को लेकर बहुत ज्यादा होगी। चंद्रबाबू नायडू बहुत लंबे समय से जगन मोहन रेड्डी से प्रताड़ित थे, तो वहां वो चाहेंगे कि उनके हिसाब की चीजें हों। आंध्र प्रदेश में वो चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा, और मोदी मजबूरी के साथ तो नहीं चलने वाले। ओके नवल किशोर, नवल बोलिए, आपकी बारी है। देखिए हाँ मानक जी, देखिए ठीक बोला हर्षवर्धन जी ने, लेकिन यह भी बात इस बार तय होगा कि जो प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से थे और अब पद पर रहते हुए जिम्मेदारी से भाग रहे थे, इस बार उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए उनके गठबंधन के लोग ही नहीं, उनके दल के लोग भी बोल पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जैसे उनके साथ में नीतीश कुमार जी इस पर होंगे, तो कम से कम बिहार के परिप्रेक्ष्य में 3 चीज जो सालों से बोलते आ रहे हैं उसको करवाने का कोशिश करेंगे। पहली बात कि विशेष दर्जा बिहार को दिलाने का कोशिश करेंगे, जातीय जनगणना देश स्तर पे करवाने का कोशिश करेंगे, जो आरक्षण 75% हुआ है उसको 9 शेड्यूल में लाने का कोशिश करेंगे। तो इस बार पहली बार ऐसा होगा। ओके संजू वर्मा 20 सेकंड, तीसरी बार जरूर संजू वर्मा 20 सेकंड, टाइम खत्म हो रहा है। मानक जी अभी इनको रोकिए ना, मैंने तो नींद को ओके नवल 1 by 1 20 सेकंड, संजू वर्मा 20 सेकंड। थैंक यू मानक जी। सबसे पहले मैं बस जो मालूक नगर ने उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मुझे लगता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए भी क्या राहुल गांधी में वो क्षमता है? क्योंकि यदि आप उनके पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लोकसभा में
उनकी अटेंडेंस थी 51%, जबकि नेशनल एवरेज है 79%, और केरल का स्टेट एवरेज था 83%, क्योंकि पिछली बार तो वो केरल से, वायनाड से चुने गए थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि पिछले 5 सालों में राहुल गांधी ने सिर्फ 8 डिबेट में पार्टिसिपेट किया, उनका योगदान था नेशनल। अभय दुबे 10 सेकेंड, अभय दुबे 10 सेकेंड, स्टेट एवरेज 10 सेकेंड, अभय दुबे 10 सेकेंड। मोदी जी से फिर भी 100% ज्यादा निकलेगा। ओके।